बताया कि एक स्टोर था दिल्ली राजहरा में, जहाँ से आपने शुरू किया, और हमने ये पढ़ा भी था कहीं पर कि 25 साल तक वो एक ही दुकान थी। कैन यू बिलीव कि वहां से करीब करीब 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर में एक स्मशान घाट है, पीछे सामने एक शराब भट्टी है और उसके आसपास कोई भी दुकान नहीं। वहां हमने जगह ली, अगेन वन ऑफ द मोस्ट मनहूस जगह ऑफ द दुर्ग स्टोर। हमने वहां पर 28,000 स्क्वायर फीट में पहला मॉल छत्तीसगढ़ का उस समय डाला जब मॉल का कल्चर ही कोई छत्तीसगढ़ में नहीं था। हमारे मॉल की ओपनिंग थी, एक दिन पहले 40 पेज का नेक्सलाइट का लेटर आया। तो आपके लिए कितना मुश्किल था अपने डॉक्टर के ड्रीम को छोड़कर फिर बिजनेस में आना? लिटरली मुझे कोई भी अफसोस नहीं मैं डॉक्टर नहीं बना। मैं एक साल के बाद मैंने 3 साल ड्रॉप लिए। बहुत पढ़ता था, मैंने मेरी जान लगाई। जैसे आपने आज मल्टीपल स्टोर्स खोले हैं, वाइट हैंगर के कितने सारे स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, अमचूर के इतने सारे स्टोर्स हैं, और श्री शिवम के इतने सारे स्टोर्स हैं, एंड दे आर रनिंग ऑल सक्सेसफुली। आई वुड से कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हो या चालू कर रहे हो ना, कोई तो विजन होगा आपका, उसको ध्यान में रखना। जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो आएगी, उसके कारण से ना वो फ्यूचर डिसअपीयर नहीं होना चाहिए। जो स्मॉल और जो चालू किए वो तो दे आर द लिमिटलेस, जितना बढ़ जाए दे कैन मल्टीफोल्ड। आजकल अगर आप सोचोगे कि मैं मैनेजर रख लूं, पहले दिन से ये कर लूं वो कर लूं, इट डजंट वर्क। देखिए मैं तो एक ही बोलूंगा, पहले तो रिस्क टेकिंग, दबा के रिस्क लो भाई, दबा के। जब आप रिस्क लेते हो ना और अपने पे बन पड़ती है ना, और जब बोलते हैं ना अब तो अपने ऊपर आ ही गई भाई, आप खुद ही काम करते हो, ये तो फाइनल है। सेकंड, अगेन अब तो काफी चीजें आ गई हैं, बहुत एआई टूल्स आ गए हैं, बहुत चीजें आ गई हैं भाई। अगर एक ही तरीके से काम करते रहोगे ना, एंड एक्सपेक्टिंग फॉर द डिफरेंट रिजल्ट, पृथ्वी में तो नहीं होने वाला, किसी और लोक पे जाना पड़ेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका रामकृष्ण एकेडमी के एक और पॉडकास्ट में। आज हम आपको जिस पर्सनैलिटी से मिलवाने वाले हैं, कभी उन्हें स्टेज पर चढ़ने से भी डर लगता था, और आज वो एक बिजनेस ट्रेनर हैं। स्मॉल स्केल बिजनेस को बढ़ाने के तरीके बताते हैं, स्मॉल स्केल ओनर्स को ट्रेन करते हैं। कभी इन्होंने बहुत अभाव देखे, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना उन्हें खुद किया और उसकी समस्याओं का समाधान भी खुद खोजा, और आज इसी का नतीजा है कि उनका ब्रांड पूरे भारत में फैला हुआ है। तो अगर दोस्तों आप अपने बिजनेस का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, या आप अपना बिजनेस बंद करने की सोच रहे हैं, तो ठहर जाइए। ये पॉडकास्ट आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके और आपके बिजनेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, गेम चेंजर। और पिछले पॉडकास्ट में आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया, और उसी की बदौलत आज हम इतने बड़े स्पीकर के साथ आपके लिए फिर से ये एक नया पॉडकास्ट लेकर आए हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है, हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए। तो हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। आइए मिलते हैं हरीश मंत्री जी से। वेलकम हरीश सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें थोड़ा सा समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। श्री शिवम आज एक बहुत जाना पहचाना नाम है पूरे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर भी, और उसके साथ ही श्री शिवम के साथ ही आपने और भी मल्टीपल ब्रांड्स खोले हैं, जैसे अमचूर और वाइट हैंगर। आज हम उन सब की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे जो व्यूवर्स है वो जानना चाहेंगे आपकी पूरी जर्नी के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग एक्चुअली। सो सर, हम शुरू से जानना चाहेंगे कि आपकी ब्रांड जो है श्री शिवम, उसकी जर्नी कैसे शुरू हुई? ओके, तो देखिए श्री शिवम जो है ना, ये तो नाम बाद में आया, पहले हमारा नाम था गोपाल टेक्सटाइल। ओके। अगर आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, छत्तीसगढ़ में एक छोटी सी जगह है दिल्ली राजरा। बेसिकली हम लोग बालोद के हैं। बालोद एक बहुत छोटा सा गांव है आप बोल सकते हैं, और पास में दिल्ली राजरा है। तो मेरे जो बड़े अंकल हैं, हमारे जो मेन लीडर हैं, मतलब जो विजनरी हैं, मतलब आई वुड से कि जो भी ये दिख रहा है आपको, इसके पीछे जो सोर्स हैं, जिनका विजन है, वो हमारे श्री पुरुषोत्तम जी मंत्री बड़े अंकल हैं। 1981 में बालोद से वो दिल्ली शिफ्ट हुए। दिल्ली राजरा जब काइंड ऑफ आधा जंगल था, बहुत छोटा सा शहर था। 1981 में उन्होंने स्टार्ट किया गोपाल टेक्सटाइल। और जितना मैंने मम्मी से, चाचा से सुना है, मतलब तो शुरू में तो ऐसा था कि लाइक करीब करीब 3 साल तक शुरू में काफी बड़ी स्टोर हुआ करती थी एक दूसरी, और हमारी बहुत छोटी सी स्टोर थी। पहले दिन से वो रूल्स के साथ चले,
उस समय नेगोशिएशंस बहुत कॉमन थे, बार्गेनिंग बहुत कॉमन थी और बड़ी की बड़ी दुकान बार्गेनिंग करती थी, बट हमने कभी किया नहीं। करीब करीब 3 साल तक ये पोजीशन थी कि कभी बिजनेस होता नहीं था, मतलब जीरो सेल्स थी महीनों महीनों। बट अंकल शुरू से ही उनको लगता था कि नहीं, मेरे को मेरे खुद एक्सपेंस निकालने हैं, तो रात को वो मॉस्किटो नेट सिला करते थे, वो साइकिल पे चला करते थे और रात रात भर सिला करते थे। और एक टाइम जब आया, जब करीब 3, 4, 4.5 साल के बाद, जब थोड़ी बहुत सेल आने लगी, लोग आने लगी, तो वो टाइम पे जब अंकल बिजनेस की तरफ शिफ्ट हुए और ये मॉस्किटो नेट वगैरह काम किसी और को दिया, तो कस्टमर बोला करते थे कि यार वो जो पहले मास्टर था ना, जो मॉस्किटो नेट सिला करते, वो वैसा फिनिशिंग अभी नहीं है। बट हम ये भी नहीं बता सकते थे कि भाई हम अंकल खुद ही सिला करते थे। सो दैट वाज द जर्नी। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। जर्नी आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद मेरे सतीश अंकल, जो छोटे अंकल हैं, उन्होंने इस जर्नी को, गोपाल टेक्सटाइल को ज्वाइन किया। डेफिनेटली उनके ज्वाइन करने के बाद जब एक से एक हुए तो 11 हुए। हमारी ज्वाइंट फैमिली है एंड आई वुड से कि आई थिंक आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिसको ऐसे पेरेंट्स और ऐसी फैमिली मिलती है। आई थिंक शिव की स्पेशल कृपा है हमारे ऊपर। तो चाचा ने ज्वाइन किया, एक और एक 11 हुए। मुझे अभी भी याद है कुछ इंसिडेंट्स जो दिल्ली के थे, और जो ये डेफिनेटली बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था नए शहर पे जाना और ऐसा काम करना जो पहली बार आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। तो जब थोड़ा सा चलने लगा, अचानक से हुआ कि रेडीमेड का क्रेज आ गया। अगर आपको ध्यान होगा तो पहले शूटिंग शर्ट्स चलती थी, रेडीमेड का क्रेज आया। कपड़े लेने जाते थे लोग, फिर सिलवाते थे। हाँ, तो फिर धीरे से जब रेडीमेड का क्रेज आया तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना एक रेडीमेड की स्टोर, तो जीजी रेडीमेड करके एक स्टोर खोली जहाँ पे सतीश शंकर बैठा करते थे। हमारी स्टोर दो स्टोर छोड़ के जीजी रेडीमेड थी, जहां पर रेडीमेड्स कपड़े हुआ करते थे। धीरे से चूंकि खूब मेहनत करते थे, पहले दिन से ये था कि हमको डायरेक्ट जाके परचेस करना है। पहले दिन से वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। मुंबई जाते थे, लोकल से खरीदी कम करते थे, और जब वहां से खरीद के आते थे और कभी हमको पेमेंट में लेट होता था तो हम चिट्ठी लिखा करते थे मेरे अंकल कि भाई हम टाइम से नहीं दे पा रहे, हम आपका विथ इंटरेस्ट पैसे देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो वो वैल्यू सिस्टम था शुरू से। और जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो नियति आपके लिए कुछ ना कुछ करती है। चीजें चलने लगी। मुझे आज भी याद है, हमको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि जहां पर हमारी स्टोर थी, जस्ट उसके बाजू में हमको एक जगह मिल रही थी जहां पर हम अपने रेडीमेड और इसको एक साथ कर सकते थे, और बड़ी जगह थी। डील क्लोज हो गई, अंकल ने उनको पैसे दे दिए। बट किसी कारण से बाद में पता चला कि वो जो 2-3 भाई थे, किसी कुछ सही तरीके से उन्होंने दिया नहीं। अब अंकल को ये पता चला, अंकल ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुरंत छोड़ दी कि नहीं भाई, कोई भाई ने भाई को चीट किया तो वी शुड नॉट डू दैट। विद इन 1 सेकंड ही डिड दैट। और हमारे लिए भी था कि यार कमाल है। और जब हमने उस प्रॉपर्टी को छोड़ा तो एक सबसे अच्छी बात हमारे साथ क्या रही, आज तक हम जितनी भी प्रॉपर्टी में हैं, सभी प्रॉपर्टी को मनहूस कहा जाता है। सभी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां कहा जाता है कि आज तक कोई चला नहीं, कोई बिजनेस नहीं चला, नहीं चला। तो दिल्ली राजन में घुरुआ कहा जाता है। घुरुआ मतलब जहां पर पूरे शहर का कचरा आता था, दैट इज गुप्ता चौक, अब वो गोपाल चौक हो गया है। वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी जहां पर कचरे हुआ करते थे, बड़े अच्छे कम दाम पे मिली। बहुत मुश्किल से मुझे याद है कि पहला जो स्टोर चालू किया था वो तो हमारी दादी जी ने अपने गहने रखे थे, उससे जो पैसे आए थे उससे चालू किए थे। तो हमारे पास परिस्थिति वैसी थी नहीं। हाथ जोड़ के सबसे मिलके बड़ी मुश्किल से उधार लिया। पहली बार मेरे अंकल ने कुछ लाख रुपीस आए थे, मेरे घर वालों को बोला कि देखो उठा के देखो पैसे कितने होते हैं। सो वी हैव सीन दोज डेज। हमने वहां पे स्टार्ट की, उस चौक पे जब बिजनेस स्टार्ट किया, पूरा गांव बोल रहा था कि ये लोग पागल हो गए हैं। जिस लेवल की वो स्टोर खोल रहे हैं, वो उस शहर के हिसाब से एक्सपेक्टेड स्टोर से करीब करीब 5 टाइम्स बड़ी स्टोर थी। अपने समय से आगे की सोच समय थी। के हिसाब से बहुत बड़ी थी। हमने वो स्टोर खोली। सतीश अंकल, बड़े अंकल वहां बैठने लगे और सुपर हार्ड वर्किंग थे। सुबह 9 बजे से जाते थे, रात को 11 बजे 12 बजे तक आते थे। और वो स्टोर इस लेवल पे आ गई कि वहां के आसपास राजनांदगांव, इवन रायपुर से लोग दिल्ली राजरा आने लगे परचेस करने के लिए। और वी वर नोन फॉर दैट वाज वन ऑफ द अमेजिंग ब्रांड ऑफ द दिल्ली राजरा। जर्नी चली, बट हर जर्नी में कुछ ना कुछ आता है। हम फिर हुआ ये कि वहां का माइंस जो है वो माइंस बंद होने लगा, और एकदम से पॉपुलेशन जो 1 लाख थी, गिरते गिरते करीब करीब 52,000 हो गई उस समय। और हमारे लिए चिंता का विषय था कि अब पॉपुलेशन आधी हो गई, सेल कैसे ग्रो करेंगे। हमारे अंकल ने डिसीजन लिया। उस समय हमारी एक स्टोर, जो पैतृक स्टोर है, दादाजी के टाइम की स्टोर है, वो किराना दुकान थी बालोद की। हमारे अंकल ने डिसीजन लिया कि हम बालोद की दुकान बंद कर देंगे, जो सालों से चल रही, जो ठीक ठाक चल रही है। और मेरे पापा और मेरे बड़े अंकल, मेरे सतीश अंकल, वो शिफ्ट हो गए दुर्ग।
जब तक मैं दिल्ली राजरा में मैं बैठने लगा था, मैंने मेडिकल का टेस्ट दिया, मैं पास नहीं हुआ तो घर के लौट के बुद्धू घर को आए। मैं दिल्ली राजरा ज्वाइन किया। मेरे आने के 1 साल बाद ही, 1 डेढ़ साल के बाद मेरे अंकल जो है शिफ्ट हो गए दुर्ग में। वहां भी जो हमने स्टोर डाली, वो स्टोर सामने से दिखती नहीं थी, और वो कहा जाता था कि कोई भी स्टोर वहां पे 13 महीने 14 महीने से ऊपर नहीं चली। करीब करीब 13 स्टोर बदल चुकी थी। जैसा कि आपने बताया मनहूस कहते थे। मनहूस कहते थे। वी हैव ओपन दैट स्टोर ऑन दैट प्लेस। यकीन मानिए बहुत मेहनत, मतलब जान लगा देते थे। मेरे सतीश अंकल और मेरे पापा थे, सुबह से रात तक काम किया। फिर हमको अपॉर्चुनिटी मिली कि एक टाइम के बाद हमको लगने लगा कि दिल्ली राजरा में जो हम 20-22 साल में पहुंचे हैं, यहाँ 2 साल में उस सेल में पहुंच गए। वाह। और हमको अपॉर्चुनिटी दिखने लगी। हमने मकान मालिक से बात की, ऊपर की पूरी जगह की बात की, जगह बातें फाइनल हो गई। सब कुछ करने के बाद हमारा हम पेपर पे साइन करने ही वाले थे, बट मकान मालिक ने ऐसी कोई शर्त रखी जो जेन्युइन नहीं थी। हमारे अंकल पीछे हट गए, एंड दैट वाज, हमको लगा कि यार फिर से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी चली गई, क्योंकि शहर में हमारा नाम हो गया है। और जिस जगह पे स्टोर है ना, उसको शिफ्ट करना मुश्किल होता है, नहीं तो पता नहीं कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे। करेक्ट। हमने वहीं पे फिर, कैन यू बिलीव कि वहां से करीब करीब 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर में एक स्मशान घाट है, पीछे सामने एक शराब भट्टी है, और उसके आसपास कोई भी दुकान नहीं। वहां हमने जगह ली। अगेन वन ऑफ द मोस्ट मनहूस जगह ऑफ द दुर्ग स्टोर। दुर्ग में लोग कहा करते थे कि भाई छत्तीसगढ़ का पहला मॉल हमारा मॉल था श्री शिव। हमने वहां पर 28,000 स्क्वायर फीट में पहला मॉल छत्तीसगढ़ का उस समय डाला, जब मॉल का कल्चर ही पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं था। मुझे आज भी वो दिन याद है, हमारे मॉल की ओपनिंग थी। एक दिन पहले 40 पेज का नेक्स्लाइट का लेटर आया। उसमें लिखा था कि अगर कल आप ओपन करोगे तो ब्रिक्स के अंदर हमने कुछ ऐसी चीजें डाल रखी है, इट विल ब्लास्ट। सो नक्सलाइट धमकी मिली धमकी थी थी। हमें। कहीं ना कहीं वो हो सकता है लोकल शहर वाले किसी ने किया था। हमने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। घर पे ऐसा था कि अब आप लोग कल स्टोर नहीं खोलोगे, क्योंकि हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट थी। करेक्ट। हमारे बड़े अंकल ने फिर डिसीजन लिया, हम सबका इंश्योरेंस कराया, बोले कल तो खोलेंगे जो मर्जी हो जाए। हमने सेकेंड डे कलेक्टर सब जगह वो भेजी। ये टॉक ऑफ द टाउन थी कि बड़ी एक धमकी आई है। यकीन करें, उस दिन हमने ओपनिंग की अपना इंश्योरेंस करा के, अपने जान को ध्यान में रखे, क्योंकि हम सब कुछ लगा चुके थे वहां, शायद अपना जीवन का सब कुछ और बहुत कुछ बाहर का। स्टोर ओपनिंग की, और शिव की ऐसी कृपा थी कि वो जो निगेटिव मार्केटिंग थी ना, वो मार्केटिंग हो गई, वो मार्केटिंग काम कर गई। काम कर गई। और लोगों को ध्यान आया कि ये वो लोग हैं जो जान की परवाह किए बिना भी यहाँ आते हैं। शाम के बाद कस्टमर चालू हो गए। दूसरे दिन से थोड़े से कस्टमर चालू हुए, और वहां से फिर श्री शिवम की एक्चुअल मॉल वाली जर्नी चालू हुई। फिर हमने बिलासपुर ओपन किया। बिलासपुर जहां ओपन किया, वो एक ऐसा होटल था जो सालों से बंद था। और आप यकीन करेंगे, जब हमने वहां पे कंस्ट्रक्शन किए तो हमको बहुत सारी ऐसी चीजें मिली, और बहुत कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी फील हुई जो ये बताती है कि वो जगह सही नहीं थी। बट हम पूजा पाठ पे यकीन करते हैं, सब कुछ कराए, एंड वी ओपन ए स्टोर। और बिलासपुर में भी जब हम ओपन किए स्टोर, तो हमारी पहली स्टोर थी बिलासपुर की, जो ग्राउंड फ्लोर में नहीं थी, ऊपर थी। और पहले दिन हमारे यहाँ लिफ्ट भी नहीं थी, कस्टमर सीढ़ियों से चढ़ता था। 2-2.5 साल बहुत मेहनत की, काम अच्छा किया। फिर दुर्ग ओपन की, फिर हमने नागपुर ओपन किया। नागपुर भी जिस मॉल में ओपन किया, वो मॉल करीब करीब 13 साल से बंद मॉल था, और वहां हम फर्स्ट फ्लोर पे किए। फिर से और एक वो ऐसी जगह आपने चुनी जो लोग हम मतलब तो ये यूजुअली। देखते थे कि भाई रीजनेबल में क्या मिलेगा, और जिसको हम सक्षम हम कर पाए हैं। तो वहां पर सीताबर्डी में हमने देखा, एक मॉल है वहां पर। उस मॉल, आप सोच सकते हैं कि वो मॉल अगर 15 साल तक बंद हो तो उसकी क्या हालत होगी। जर्जर हालत थी। हमने पार्किंग से लेके सब चीजें डेवलप कराई। उस मॉल में पहली बार कस्टमर फुटफॉल हुआ हमारे कारण। वाओ। तो वहां पर हमने दुर्ग नागपुर पे डाला। वी गॉट अ गुड सक्सेस। मैं नागपुर में ही था उस समय स्टार्ट से। फिर हम रुके नहीं। फिर हमने जबलपुर डाला, भोपाल डाला, नागपुर में एक और नई बड़ी स्टोर 45,000 स्क्वायर फीट में पंडरी में डाली। फिर ऐसा चलता रहा। तो ये पूरी श्री श्याम की जर्नी है। और एक टाइम बाद हमने एक ESES कॉचोर कंपनी किया, जिसमें व्हाइट हैंगर, अभी हमारे साथ टाइगर श्रॉफ हमारे साथ है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर। हमने उसकी स्टोर्स ओपन करना चालू की। अगर आप दिल्ली के टोटल प्राइम स्टोर्स, आप प्रीतमपुरा जाएंगे, रजौरी जाएंगे, आपको सब जगह स्टोर्स मिलेंगी। हमारी ओपनिंग अभी ओमेक्स मॉल में भी है, और हम लखनऊ, कानपुर, फरीदाबाद, ये सब जगह हमारी स्टोर्स हैं।
भिलाई अपने रायपुर हमारी स्टोर है, तो वी आर कमिंग अप विद लॉट ऑफ स्टोर्स. देन देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड आमचूर, कुर्ती brand. We have a lot of stores of the Amchur as well. And we have office in Durug, Surat, Calcutta, Mumbai. We have offices. So this is what journey, and it's a journey of the family. It's a journey of the, मेरे भाई लोग, मेरे अंकल, मेरे पापा, मेरे चाचा, ये जर्नी पूरे परिवार की और बेसिकली मेरे पेरेंट्स की जर्नी है. ठीक है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि जो श्री शिवम का पहला मॉल आया तो दिल्ली राजरा से मैं जुड़ा हुआ था जब हमारा टोटल स्टोरी करीब बहुत छोटा था, तो मैं वहां से जुड़ा हुआ हूँ. तो ये मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उस समय से जुड़ा हुआ हूँ. तो पूरी जर्नी आपने देखी है अपनी आंखों मेरी से. जर्नी देखी है और आई एम जस्ट पार्ट ऑफ इट. तो सर जैसा आपने बताया कि एक स्टोर था दिल्ली राजहरा में जहाँ से आपने शुरू किया, और हमने ये पढ़ा भी था कहीं पर कि 25 साल तक वो एक ही दुकान थी, और उसके बाद फिर आपने जो आगे की जर्नी है उसे 19 साल में आपने जो आज इतना बड़ा ब्रांड है, इतने सारे स्टोर्स हैं, वो आपने बनाए हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा उन 25 सालों की जर्नी में और इस 19 साल में जिसने इतना बड़ा किया आपके पूरे ब्रांड को? देखिए पहले क्या होता है ना, हमको ये लगता है कि हम अगर स्टोर पे नहीं तो स्टोर चलेगी नहीं. हम अगर कस्टमर को अटेंड नहीं करेंगे तो कस्टमर लेगा नहीं. हम अगर गल्ले में नहीं बैठेंगे ना कोई गड़बड़ कर लेगा. हम अगर परचेज में नहीं जाएंगे ना गलत चीज आ जाएगी. मतलब बिजनेस इज अ सम ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स. बिजनेस को एक चीज नहीं है. अगर कोई स्टार्टअप है तो उसको खुद को मार्केटिंग भी देखनी है, उसको सेल्स भी देखना है, उसको फंडिंग भी अरेंज करनी है, उसको सब कुछ करना है. तो वो जो माइंडसेट था ना, वो माइंडसेट एक्चुअली बिगेस्ट बैरियर था जिसने हमको 25 साल वहां बांध के रखा. उसे एक स्टोर में बांध के उसे एक रखा. स्टोर पे बांध के रखा और हमेशा ये था कि 10% की ग्रोथ करेंगे, 20% की ग्रोथ करेंगे. और यकीन मानिए कि ये जरूरी भी है. स्टार्ट में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन जब आप स्टार्ट में मेहनत करते हैं और वही काम आप बार बार करते हैं ना, तो आउटकम वैसे नहीं आते जैसे आने चाहिए. तो वो एक बहुत बड़ा चेंज जो था ना, वो माइंडसेट चेंज था कि उसके बाद जब हम बाहर निकले, हमने दिल्ली राजरा किया, ये सब किया, ये दैट वाज द बिगेस्ट आई वुड से कि माइंड शिफ्ट कि मेरे बिना भी दुकान चल सकती है, मेरे बिना भी मेरा बिजनेस चल सकता है और एक्चुअल मेरा काम और भी कुछ है. दुकान में बैठने के अलावा भी. देखिए जब आप दुकान में बैठते हैं ना, आप लगे होते हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं होता. आप कुछ ना कुछ करते होते हैं. इट इज काइंड ऑफ फायर फाइटिंग. तो आपके पास एक्सपांशन करना है ये सोचने का टाइम नहीं होता. आपके पास फ्यूचर की प्लानिंग का टाइम नहीं होता. आपको नया और क्या करना है, सप्लायर्स, मतलब जो एक्चुअली ग्रोथ वाला टाइम है ना, वो ग्रोथ कैसे करना है, वो ग्रोथ टाइम नहीं होता. वो फायर फाइटिंग में ही चला जाता है. वो डेली का वो एकदम बिल्कुल लकीर के फकीर, चालक का मालक, वो वही होता है. तो सर जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, या कई बार जो पुराने बिजनेस भी होते हैं, जैसे आपकी खुद की स्टोरी में 25 साल तक एक ही स्टोर है, तो ऐसा कई बार होता है कि वो एक ही स्टोर पर अटक गए होते हैं या एक पॉइंट पर वो अटक जाते हैं. तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि वो कैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ें या अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें? देखिए अगर मैं पूरी जर्नी का सार बताऊं, जो मैंने हर स्टेप पे देखा है, जो मैंने हर स्टेप पे एक्सपीरियंस किया है, अगर मैं आपको प्रायोरिटी वाइज बताऊं तो द फर्स्ट थिंग इज रिस्क टेकिंग. दबा के रिस्क लो भाई. मोर एनालिसिस इक्वल टू पैरालिसिस. जब भी आप रिस्क लेते हो ना, आप स्टोर खोल लेते हो ना, जब दुर्ग की स्टोर खुली ना, हमको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. जो व्यक्ति 20 व्यक्ति नहीं संभालता था, एक साथ 180 व्यक्ति. मुझे आज भी याद है, एक मेरा बंदा था दिलीप करके, इतने कस्टमर आ गए कि वो कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे पैंट शर्ट दिखा दो, तो वो बोलता है मैं भी कस्टमर हूं. मतलब इतने डर गए थे सब, उनको यही समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. लेकिन यकीन मानिए जब आप रिस्क लेते हैं ना, बड़ा गेम खेलते हैं ना, आप स्ट्रेच करते हैं अपने आप को. बिग रिस्क बिग गेन. बिग गेम. और देखिए अपन लोग वो लोग नहीं जो हार जाएंगे. अगर बड़ा रिस्क है ना तो हम भागते भी हैं, पीछे आग लगी होती है. हम बड़ा कर लेते हैं ना तो हम अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, रात को नींद भी नहीं आती. और वो एक्चुअली मेन पॉइंट है किसी को भी ग्रो करने का. नंबर 1. नंबर 2, या आई थिंक मैं इसको नंबर 1 में रखूं, दैट इज ज्वाइंट फैमिली. अगर कोई ज्वाइंट फैमिली आपके साथ है ना, नथिंग लाइक इट यार. फैमिली से आगे कोई है नहीं. और फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना, वो आपको कहां से कहां लेके चला जाता है. तो ज्वाइंट फैमिली अगर है साथ में तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता. एंड थर्ड, अगर मैं आपको बोलूं तो ना,
लर्निंग। पहले दिन से मुझे आज भी याद है, डॉक्टर उज्जवल पाटनी हमारे मेंटोर हैं। जब हम उस लायक भी नहीं थे, पहली जब दुर्ग में स्टोर की किराए की थी हम, उस समय भी हम डॉक्टर साहब के पास 2 बार गए थे। उस समय डॉक्टर साहब सेलिब्रिटी हैं। तो उन्होंने बोला, यार तुम लोग मेरे को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। हम वो टाइम पर भी, जब हमारी दिन भर की जितनी सेल नहीं थी उतनी फीस दिए थे उनको। जब आप खुद के ऊपर खर्च करते हो ना, यकीन मानो आप ग्रो करते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में 2 ही चीज है, नेकटॉप और लैपटॉप। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप रेगुलर सीख रहे हो क्या, आप रेगुलर खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या। हम बाहर घूमने जाते हैं ना, फालतू का खर्च कर देते हैं, पार्टी में जाते हैं फालतू का खर्च कर देते हैं। ये वो टाइम है जब खुद पे खर्च करना चाहिए। शायद इतने सालों में कोई भी साल आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा जब हमने कोई नए कोर्स नहीं किए होंगे। हमारा एजुकेशनल बजट अलग से होता है। तो लर्निंग, दैट इज अ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। नंबर 4, बी अ ह्यूमन बीइंग। इंसान हो भाई। हमारी टीम हमारे लिए जान देती है, और हमको लगता है, आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से पूछेंगे, लोग बोलते हैं टीम अच्छी नहीं मिलती, लोग अच्छे नहीं मिलते। मैं बोलता हूँ भाई, हम लोग तो किस्मत लिखा के लाए हैं। हमारी जैसी टीम कहीं नहीं है। हमारे पास जो लोग हैं ना, ऐसे इंसान कहीं नहीं है। क्योंकि आई एम टेलिंग यू, फॉर अस दे आर नॉट द टीम, फॉर अस दे आर नॉट द स्टाफ, दे आर द ह्यूमन बीइंग। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसका होता है जो बाथरूम साफ करता है। मजबूरी है भाई उसकी। एंड वी लर्न इट फ्रॉम द पेरेंट्स। हमारे यहाँ हर किसी को सर मैडम बोला जाता है। हमारे यहाँ जय श्री कृष्णा से चालू होता है। हमारे यहाँ सुबह प्रेयर होती है। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन इज कल्चर। सुबह प्रेयर से चालू करेंगे तो बहुत स्पिरिचुअल दिन जाता है। लाइफ जीते हैं, बिजनेस प्रोफेशनली नहीं, इमोशनली करते हैं, मजा आता है। सर, जैसा आपने बताया कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे और आपने उसके लिए कई प्रयास भी किए। तो सर, कई बार लोग अपने जो एम्बिशन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खुद को अटका हुआ महसूस करते हैं, वो कदम लेने से हिचकिचाते हैं। तो आपके लिए कितना मुश्किल था अपने डॉक्टर के ड्रीम को छोड़कर फिर बिजनेस में आना? देखिए, मैं जब बड़ा हुआ ना, तो बचपन से सपना था डॉक्टर बनना है यार। और वो ऐसा सपना था, ना उसके राइट कुछ दिखता था, ना उसके लेफ्ट कुछ दिखता था। बट छोटे गांव के थे, सीरियस नहीं थे पढ़ाई को लेके, पतंग उड़ाने में बिजी थे, उस समय भौरा खेलने में बिजी थे, बाटी बाटी खेलने में बिजी थे, और एक्चुअली सीरियस थे ही नहीं पढ़ाई के लिए। जब सीरियस हुए 10th के बाद, करीब 11th और 12th में, तब तक तो ठीक था। 12th के बाद मुझे भिलाई भेजा गया पढ़ने के लिए। पहली बार मैं उस समय सीरियस हुआ। बट उस समय मैंने देखा कि मेरा बेस बहुत कमजोर हो चुका है। मैं 1 साल के बाद मैंने 3 साल ड्रॉप लिए। बहुत पढ़ता था, मैंने मेरी जान लगाई। लिटरली मुझे कोई भी अफ़सोस नहीं मैं डॉक्टर नहीं बना, तो मैंने मेरा बेस्ट दिया। और इम्पोर्टेंट ये नहीं है आप क्या कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। इम्पोर्टेंट ये है ना, खुद को जवाब देना इम्पोर्टेंट है। जब आप खुद को जवाब दे पाते हो ना कि भाई मैंने मेरा बेस्ट दिया, मेरा हुआ नहीं यार, इट्स फाइन, मैं मेरे को जवाब दे पाता हूँ। तो 3rd ईयर में आई सेलेक्टेड फॉर द डेंटल, बट वो करना नहीं था। मेरे अंकल, हमारा था कि नहीं डेंटल नहीं करेंगे। आई बैक। मुझे आज भी याद है कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, हम बालोद के हैं, वहाँ पे सीमेंट का आर्ट होता था। पहले जो किचन था ना हमारा, ऐसा सीमेंट का बना होता था। सामने पहले सीमेंट के ऐसे आयला बोलते हैं, आयला टाइप की, ऐसे सीमेंट की चीजें होती, फर्नीचर नहीं होता था। जी। और साइड में मैं आसन बिछा के, मैं करीब करीब 10 से 11 दिन तक नॉन स्टॉप रोया हूँ। रोया इसलिए हूँ कि मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया भाई, क्योंकि बनना डॉक्टर ही था, कुछ बनना था ही नहीं। इस समय आई एम सो फॉर्चुनेट, मेरी फैमिली मेरे साथ थी। मेरी फैमिली ने मुझे समझाया कि अभी कुछ नहीं हुआ भाई, अभी तो अपॉर्चुनिटी है। मेरे अंकल, जो बड़े अंकल हैं, जो हम सबके रोल मॉडल हैं, उनके साथ मैं दिल्ली राजरा गया बैठने। मेरे सतीश अंकल, जो मतलब जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, बड़े अंकल तो सबको सिखाने वाले हैं, सतीश अंकल जी ने बहुत कुछ सीखा है। वहां गया, सीखा। पहले दिन से मुझे फ्रीडम मिला काम करने का। मैंने बहुत सारी गलतियां की, बस फ्रीडम मिला। यकीन कीजिए कि मैं ये मान चुका था कि मैं एवरेज हूँ। मैं ये मान चुका था कि ये जो हरीश है ना, ये बिलो एवरेज है भाई। वैसा है नहीं। और मेरा कॉन्फिडेंस कहीं भी नहीं था, मैं रास्ते भूल जाता था, बात करने में हिचकता था। जब आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है ना, आप हर जगह इम्पैक्ट करता है। आप घर पे गेस्ट आते थे ना, तो मैं भाग जाता था। आई वॉज नॉट रेडी टू फेस। बट मेरी ज्वाइंट फैमिली साथ थी, मैं स्टोर पे बैठने लगा, मुझे अकेले भेजने लगे, और मैंने देखा कि आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। और अब स्टोर पे जो कस्टमर सतीश अंकल को याद किया करते थे, अब मुझे याद करने लगे। और मुझे लगा नहीं यार, इतना बुरा तो नहीं हूं मैं, कुछ तो कर ही सकता हूँ। वहां से जर्नी चालू हुई, मैं वहां जुड़ा, तब अंकल उस दुकान से नए स्टोर पे जाए। तो देखिए, मेरे साथ तो ना मेरी फैमिली थी, बट यकीन मानिए कुछ लोगों के शायद वो नहीं होगी। बट ना मैंने एक चीज सीखी, हो सकता है आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो,
यकीन मानिए आज मुझे लगता है कि अगर वो नहीं हुआ होता ना, मैं आज यहाँ नहीं होता। अगर वो नहीं हुआ होता ना और मैं वहां नहीं जाता तो श्री शिवम नहीं आता। मैं वहां नहीं गया होता ना, हम 1800 लोगों को रोजगार नहीं दिए होते। मैं वहां नहीं गया होता तो आज मैं एज अ स्पीकर, मैं एज अ ऑथर, आई थिंक आई ट्रेंड मोर, मतलब मैं बात करता हूँ करीब 50, आई एम वर्किंग फॉर गिविंग लॉट ऑफ ट्रेनिंग, लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग मी फॉर दैट। शायद इतने लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। तो आई वुड लाइक टू ऐड, मतलब अगर जो भी मुझे सुन रहा है, कभी कोई बुरा टाइम आया ना और आपको लगे सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे साथ तो मेरी फैमिली थी, हो सकता है आपके साथ वो नहीं हो, तो यू बी विथ योर ओन सेल्फ। आपको खुद को उठाना होगा भाई। और यकीन मानो, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है ना, आप अच्छे इंसान हो ना, वो यूनिवर्स जो है ना कुछ और सोच रखा है आपके लिए और कुछ बड़ा सोच रखा है। ये फाइनल है, उठना आपको है, दैट इज फाइनल। सर आप, जैसे आपने बताया आप बहुत शाई थे, मेहमान आते थे तो आप चले जाते थे, और आज आप एक रिनाउंड ट्रेनर हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो ये जो बीच का सफ़र है, कई लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बाधा होती है। उनके नेचर में ही बहुत ज़्यादा शाइनेस होती है, वो खुल नहीं पाते। तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? भाई लाइफ दो ही तरीके से जी जाती है, या तो सिचुएशन डिसाइड करेगा आपका क्या करना है, या आप डिसाइड करो सिचुएशन को क्या करना है। ओनली टू वे ऑफ लिव लाइफ, आइदर यू विल रूल द सिचुएशन, आइदर सिचुएशन विल रूल यू। यू नीड टू डिसाइड। बट वंस यू डिसाइडेड टू रूल द सिचुएशन, यू नीड टू ब्रेक योर बैरियर। आपको वाह! बैरियर ब्रेक करना होगा। वंस यू ब्रेक द बैरियर ना, यू विल नॉट बी यू, यू विल बी न्यू यू। आप पहचानते हो कि यार अच्छा मैं वही हरीश हूं भाई। यू विल मीट अ न्यू यू, जिससे कभी मिला ही नहीं, वाह! जिसको कभी देखा ही नहीं, और आपको आईने के सामने खड़े होकर बोला अरे मैं हूं भाई। आपको भरोसा नहीं होगा कि ये आप वही आप हैं जो सो लॉट ऑफ थिंग इनसाइड भाई, एक पूरी दुनिया है अंदर। बट हाँ, इंपॉर्टेंट ये है, यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू फेस इट। सर आज आपके इतने सारे स्टोर्स हैं, लोग कई बार एक स्टोर के आगे सोच ही नहीं पाते। तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस देंगे आपके एक्सपीरियंस से कि आपने ये कैसे किया? कैसे वो एक से मल्टीपल कर सकते हैं अपनी ब्रांचेस को, अपने बिज़नेसेस को, कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं तो एक ही बोलूंगा, पहले तो रिस्क टेकिंग, दबा के रिस्क लो भाई, दबा के। जब आप रिस्क लेते हो ना और अपने अपने पे बन पड़ती है ना, और जब बोलते हैं ना अब तो अपने ऊपर आ ही गई भाई, आप खुद ही काम करते हो, ये तो फाइनल है। सेकंड, अगेन, अब तो काफी चीजें आ गई हैं, बहुत एआई टूल्स आ गए हैं, बहुत चीजें आ गई हैं भाई। अगर एक ही तरीके से काम करते रहोगे ना, एंड एक्सपेक्टिंग फॉर द डिफरेंट रिजल्ट, पृथ्वी में तो नहीं होने वाला, किसी और लोग पे जाना पड़ेगा। दिस इज द टाइम यू नीड टू थिंक ऑन कि भाई वो नहीं करना जो आप करते आए हो, एक टाइम तक ठीक है, उसके बाद यू नीड टू थिंक कि अगर कुछ अलग रिजल्ट चाहिए ना, तो कुछ अलग करना पड़ेगा, सेम करके नहीं होगा। ऑर्गेनाइज होने के लिए बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट है, सब कुछ है इस दुनिया में, बट आपको अपने डेली रूटीन से बाहर आना पड़ेगा, और वो विल होनी चाहिए। सर आपकी जर्नी से ये पता चलता है कि आदमी का हर जगह खुद रहना पॉसिबल भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। जैसे आपने आज मल्टीपल स्टोर्स खोले हैं, वाइट हैंगर के कितने सारे स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, अमचूर के इतने सारे स्टोर्स हैं, और श्री शिवम के इतने सारे स्टोर्स हैं, एंड दे आर रनिंग ऑल सक्सेसफुल। तो सर स्मॉल स्केल बिजनेस को आप क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे ग्रो करने के लिए? ओके, देखिए कोई भी बिजनेस जो होता है ना, चालू तो स्मॉल से ही होता है भाई, जीरो के बाद ही बनाता है। तो स्मॉल स्केल बिजनेस तो मैं आपको बोलूंगा कि जो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, उनके लिए तो फिर भी लिमिटेशन है। जो स्मॉल और जो चालू की है, वो तो दे आर द लिमिटलेस। जितना बढ़ जाए दे कैन मल्टीफोल्ड, क्योंकि एक फिगर आने के बाद तो परसेंटेज ग्रोथ में आ जाता है भाई। यू कैन मल्टीफोल्ड 200, 500, 1000%। तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, नंबर वन। नंबर टू, आई एम टेलिंग यू कि भाई लगना पड़ेगा। आजकल अगर आप सोचोगे कि मैं मैनेजर रख लूं, पहले दिन से ये कर लूं वो कर लूं, इट डजंट वर्क। सब कुछ खुद करना पड़ेगा। एंड आपको ना, हो सकता है 5 घंटे सोना पड़े, 4 घंटे सोना पड़े, 2 टाइम खाना नहीं खाना पड़े, लगे रहना पड़ेगा। अगर आप जान लगा दोगे ना भाई, ऊपर वाले को भी सोचना पड़ेगा कि इसको तो देना ही पड़ेगा भाई। मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क इज द की। एंड यस, आई वुड से कि
जब भी आप बिजनेस कर रहे हो या चालू कर रहे हो ना, कोई तो विजन होगा आपका, उसको ध्यान में रखना। जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो आएगी, उसके कारण से ना वो फ्यूचर डिसअपीयर नहीं होना चाहिए जिस विजन से आपने खोला है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, खोल तो लेते हैं, स्टार्ट में फंडिंग कैसे भी जुगाड़ हो जाती है, बट वो ऑपरेशनल फंडिंग जो लगती है ना रेगुलर वे में, वहां पे इशू आता है। और यही वो टाइम है जो मोस्टली लोग अपने आप को बैकअप पीछे ले लेते हैं। बट यहां पर जो लगे रहता है ना, हर धंधे को 3 साल लगते हैं, 1,000 दिन लगते हैं। जो 1,000 दिन तक लगे रहता है ना, आप उनकी बुक्स में स्टोरीज पढ़ते हो या आप उनके एग्जाम्पल। सर बिजनेस का हर किसी का एक पर्पस होता है लाइफ में। आपका क्या पर्पस है सर? देखिए, मैं ये मानता हूं ना कि अगर हम लोग नीचे आए ना, तो सिर्फ पैसे कमाने नहीं आए भाई। सिर्फ मेरी वाइफ अच्छी रहे, मेरे पापा अच्छे रहे, तो फिर देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड अस। देयर हैज टू बी पर्पस। और वो जो पर्पस होता है ना, जैसे फॉर माई लाइफ, मैं 2 चीजें बहुत ज्यादा डीप बिलीव करता हूँ। नंबर 1, आई एम वर्किंग फॉर द ऑर्गन डोनेशन। अगर आप ऑर्गन डोनेशन का देखेंगे, आई थिंक जितने देर से हम बात कर रहे हैं, इतने देर में कितनी डेथ हो चुकी है, आप नंबर्स देखेंगे तो यू शॉक। मोस्टली डेथ उनकी, किसी को किडनी नहीं मिल रही, किसी को लिवर नहीं मिल रहा, कोई हार्ट का इश्यूज है। तो आई एम वर्किंग फॉर द ऑर्गन डोनेशन। और मैं किरण फाउंडेशन भोपाल में है उसका सदस्य हूँ, मोहन फाउंडेशन नागपुर, मैंने उनके साथ काम किया है। एंड दिस इज माई मिशन ऑफ लाइफ कि हम ऑर्गन डोनेशन करेंगे, इट इज वेरी स्मॉल। लोगों को अवेयर करना, उनसे कराना। आई थिंक आई हैव ट्रेन मोर देन 50,000 पीपल इन ऑर्गन डोनेशन। और मैंने ग्रीन कॉरिडोर में साक्षी रहा हूँ बनने के। रोटो बॉडी है, नोटो बॉडी है, छोटो बॉडी है, डिफरेंट बॉडीज होती हैं ऑर्गन डोनेशन की। तो बेसिकली भोपाल की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ कुछ लोग मुझे वहाँ डॉक्टर हरीश बोलते हैं, क्योंकि मैं जब BSD ब्रेन स्टेम डेथ की बात करता हूँ, जब मैं बताता हूँ कि व्हाट इज अ प्रोसेस, कहाँ पर आपको समझना है, कहाँ पर नहीं समझना, दे थिंक कि आई एम अ डॉक्टर, बट इट इज आउट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन। सेकेंड, यकीन मानो, हम मैक्सिमम लोग ना पूरे टाइम हमारा हाथ ऐसे होता है, हम वो मंदिर पे भी जाते हैं, भगवान दे दे दे। जिस दिन आपका हाथ ऐसे हो जाएगा ना भाई, मजा आता है। और जिस दिन आपका हाथ ऐसे होगा ना, ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है। तो जब भी किसी से बात करो, आपका ऑब्जेक्टिव ये हो कि मेरा फायदा क्या होगा, और या फिर ये ऑब्जेक्टिव हो कि मैं इससे बात कर रहा हूं ना, इसकी लाइफ में मैं कुछ ऐड कर सकता हूं क्या। अगर वो कॉन्टेक्स्ट है, आप कमाल करोगे भाई, क्योंकि ऊपर वाले की हम सब हैं। अगर आप उनके बच्चों का सोचोगे ना, वो आपका सोचेगा, और जब वो सोचेगा ना, कोई पीछे ही नहीं कर सकता। सर वेरी हैप्पी टू हियर दैट आपके नाम के आगे डॉक्टर तो लगा। हाँ, यस यस, वेरी गुड। सो आई यूज्ड टू से कि मैं जब डॉक्टर ऑर्गन डोनेशन का, मुझे याद है एक हॉस्पिटल में मैं ले रहा था, एंड समवन सेड, एंड ही वाज अ, मुझे याद है न्यूरोलॉजी, ही वाज अ डीन, आई थिंक MD इन न्यूरोलॉजी। एंड ही आस्क्ड मी, मिस्टर हरीश, व्हाट डू यू थिंक कि ये हम एक बात कर रहे थे कि आधार कार्ड में हमारा वो ऑप्ट आउट करके एक होता है, मतलब ना हमारे यहाँ ऑर्गन डोनेशन देना करके बताना पड़ता है। कुछ देशों में नहीं देना है तो बताना पड़ता है, कंपलसरी देना ही है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्ट आउट, कुछ करें इंडिया में ऐसी चीजें लेके आए। तो मैंने उनको बोला कि सर, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बट आई कुडंट। बट नाउ फॉर मोर देन आई थिंक 1000 ऑफ पीपल, दे थिंक आई एम अ डॉक्टर, सो नाउ आई एम बिकम डॉक्टर। नॉट मतलब मैं लिख नहीं सकता, मैं एलिजिबल नहीं हूं, बट यस। कई बार स्टार्टअप में जर्नी में शुरुआत में बहुत जोश होता है सर, हम बहुत जोश के साथ शुरू भी करते हैं, काम भी करते हैं, फिर धीरे धीरे सर वो जोश ठंडा होने लगता है। कई बार हमारी बिजनेस की तकलीफों की वजह से, कई बार हमारी पर्सनल तकलीफों की वजह से। तो सर आप क्या सुझाव देंगे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, कि वो कैसे अपना माइंडसेट बना के रखें कंटिन्यू अपनी जर्नी पर? अगर ऐसा हो रहा है ना, तो इट इज नॉर्मल, कुछ भी अलग नहीं है। एबनॉर्मल तो तब है इसके बाद भी आप लगे हो। एबनॉर्मल तो तब है जब आपको मालूम है कि कल का दिख नहीं रहा, आपको 1 किलोमीटर दूर भी नहीं दिख रहा, और आप गाड़ी पे बैठे हो, और गाड़ी की लाइट जितनी दिख रही ना उतना चल रहे हो। आई एम टेलिंग यू, आप 100 किलोमीटर भी पहुंच जाओगे, अगर आपको जितना दिख रहा है उतना तो जाओगे। बट मोस्टली आई वुड से कि यहीं पे परीक्षा होती है, और जो इस परीक्षा को पास कर लेता है ना भाई, आप देखो, आप भी ऐसे कुछ नाम जानते हो और मैं भी ऐसे कुछ नाम जानता हूं। तो सर जैसा आपकी जर्नी में भी आपने बताया कि 3 से 4 साल तक जब आपने दिल्ली राजहरा में दुकान खोली तो फुटफॉल नहीं था। तो सर कई बार ऐसा होता है कि जब लोग दुकान खोलते हैं या अपना बिजनेस कर रहे होते हैं और बिजनेस नहीं चल रहा होता है, तो एक निराशा का दौर आ जाता है। तो सर उससे बाहर निकलने के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, हम लोग, आप देखिए, पानी को हम गर्म करते हैं,
ठीक है, पानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, और वो 99.99 तक गर्म होता है। और उसके बाद क्या होता है? भाप बन जाता है। अगर मुझे पता नहीं, अगर आप जिस भी फेज में, अगर आप क्विट करने का सोच रहे हैं ना, आई एम टेलिंग यू, मुझे पता नहीं आप 90 डिग्री में पहुंचे या 95 में, टेक अ लास्ट स्टेप, बोल्ड स्टेप, एक और ट्राई करो भाई। बट ये जो ट्राई होगा ना, ये सेम नहीं होगा जो अभी तक किया। फ्रेश, बिल्कुल फ्रॉम द नथिंग, जीरो, और जान लगा दो। अगर 4 घंटे काम किया तो 12 घंटे करो। अगर लग रहा है कि नहीं यार ये सब तो कर चुका, तो कुछ और करो। अंतिम जरूर चांस लो। मुझे पता नहीं आप जहां पर भी होगे, बट खुद को जवाब दे पाओगे कि मैंने जो भी करना था ना हाईएस्ट वो कर लिया। और मैं गारंटी देता हूं, मतलब मेरा ये अनुभव है, अगर 10 लोग ऐसा करेंगे तो 9 क्रॉस होंगे, ये फाइनल है। 9 उस वेपर बनेंगे, ये फाइनल है। क्योंकि वो फ्यू सेंटीमीटर जो है ना, वो थोड़ा सा ही टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। वाओ, अमेजिंग सर। सर, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे यहाँ पॉडकास्ट पर शामिल हुए, और आपकी जो पूरी जर्नी है उससे हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो बहुत सारी जानकारी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और उसे वो जब अप्लाई करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपके जैसी और कई कहानियाँ हम उनके सामने पेश करते रहेंगे। सर, आप हमारे शो में आए उसके लिए आपको बहुत आई बहुत वुड लाइक टू धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेट यू पीपल कि यू आर थिंकिंग फॉर अदर, यू आर नॉट डूइंग फॉर योर ओन सेल्फ। आप सोच रहे कि कैसे हम अदर को मोटिवेट करें। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। सो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू पीपल कि आपने ये सोचा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।